Hello everyone. I am Shikha and you're watching my YouTube channel Full Solution. Today we are going to discuss how Indian Constitution is formed. हमारा भारत का संविधान जो अभी हम फॉलो कर रहे हैं वो कैसे बना, कितने टाइम लगे इसको बनने में, क्या क्या कमिटीज़ बनाई गई इसको बनाने के लिए, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो ये बताते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से हमने रिसर्च करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट्स को लिया है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर को 1946 एंड इसकी फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू हेल्ड करी गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है असेंबली ऑफ द पीपल, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे। उस समय एक टेंटेटिव लिस्ट तैयार किया गया था, जो लोग फ्रीडम फाइटर्स हुए, फ्रीडम स्ट्रगल में जिनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहा, लाइक राजेंद्र प्रसाद हो गया, B.R. अम्बेडकर एट्सेट्रा, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों को इसमें शामिल किया गया था। जनरली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेड होता है वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करता था। फ्रेंच प्रैक्टिस को देखते हुए जो फ्रांस में प्रैक्टिस करा जाता है, जो ट्रेडिशन, उसे इंडिया ने अडॉप्ट किया था। और ये डिसाइड हुआ था क्योंकि सबसे एल्डेस्ट मेंबर उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये थे उस समय सबसे ओल्डेस्ट मेंबर उस असेंबली के। तो इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था 9 दिसंबर को। बट क्योंकि इनकी एज बहुत ज़्यादा थी, 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया राजेंद्र प्रसाद को। जैसा कि आप इसमें देख भी रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। ओके, नेक्स्ट, ऑन 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंटेड विद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द चेयरमैन। ड्राफ्टिंग कमेटी वो कमेटी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करेगी, ड्राफ्ट करेगी, फ्रेम करेगी। इसका हेड B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर को हम लोग मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट या फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, November 4 1947 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो सबमिटेड, जो उन्होंने लिखा था, जो बनाया था, उसको सबमिट किया गया। November 26 1949 को ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर ली गई थी, मतलब हर तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी था। January 24 1950 को हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ था। जितने भी लोग थे उस समय असेंबली में, सब ने एक एक करके कॉन्स्टिट्यूशन में साइन किया था। एंड फाइनली 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लीगली इन्फोर्स कर लिया गया था, लागू कर दिया गया था। इसलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अब अगर बात करें इसकी टर्म की, कितना टोटल टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम होने में, तो ये 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। 2 years 11 months एंड 18 days टोटल टाइम टेकन टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत सारे लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। किसी को कोई बात पसंद आती थी तो कोई उसमें अमेंडमेंट चाहता था। तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स भी हुए, बहुत सारे डिस्कशंस भी हुए, डिबेट्स भी हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम होने में। लेकिन फाइनली मेजॉरिटी के साथ, कंसेंसस के साथ, कभी किसी को कन्वेंस करके, कभी किसी को समझा कर, 2000 लगभग चेंजेस करने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली 26 जनवरी को फॉर्म करा गया। इतने बड़े कंट्री के लिए, इतने डाइवर्स नेशन के लिए, जहाँ पर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लिंग्विस्टिक पीपल्स रहते हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना वॉज नॉट अ ईजी टास्क। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के टास्क को डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ में डिवाइड किया गया, अलग अलग कमिटीज़ फॉर्म की गई। कुछ मेजर कमिटीज़ हैं, कुछ माइनर कमिटीज़ हैं। पहली लिस्ट जो आपको दिखाई दे रही है वो मेजर कमिटीज़ की लिस्ट है। फॉर एग्जांपल, पहला है यूनियन पावर्स कमेटी, जिसको हेड किया जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसको जवाहरलाल नेहरू ने हेड किया। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल के अंडर। तो इसी तरह से ये कुछ मेजर कमिटीज़ हैं। हियर इज़ अ लिस्ट फॉर माइनर कमिटीज़। कुछ माइनर कमिटीज़ थी। माइनर कमिटीज़ का मतलब है कुछ सब टॉपिक्स के ऊपर कमेटी। फॉर एग्जांपल, फाइनेंस, हाउस कमेटी, बिजनेस कमेटी, ये इनके हेड हैं। दिस इज़ प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से सोर्स लेता है। फॉर एग्जांपल, प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में रखा गया है, और जितनी भी बातें कही गई हैं इस प्रीएम्बल में, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एलैबोरेट करी गई हैं। फॉर एग्जांपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स ऑल द पावर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट सोवेनिटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। ये 3 चीज़ों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया गया है। सोवेनिटी का मतलब होता है कि हमारे को कोई और रूल नहीं कर सकता है, इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया के लोग ही इंडिया के लिए डिसीजन ले सकते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स जस्टिस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें जस्टिस दिलाता है, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, या फिर पॉलिटिकल जस्टिस हो। किसी भी फॉर्म के जस्टिस को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज़ लिबर्टी।
हमें लिबर्टी है किन चीज़ों की, थॉट की, हम कुछ भी सोच सकते हैं, एक्सप्रेशन की, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को, बिलीव कर सकते हैं, फेथ किसी भी चीज़ में रख सकते हैं, किसी भी रिलीजन पे वर्शिप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हम अपना स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं, चाहे रिच हो या फिर पुअर हो, सभी इक्वल हैं, अपॉर्चुनिटी सभी के लिए इक्वल मिलेंगी। नेक्स्ट इज़ फ्रेटर्निटी, बंधुत्व और भाईचारे को मेंटेन करना। और लास्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इनैक्टमेंट डेट दी गई है नवंबर 1949। इसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी बोला जाता है और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था। जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया था एज अ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि बाद में प्रियम्बल का रूप ले लिया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बिगिनिंग प्रियम्बल से होती है। आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक्स के आगे भी प्रियम्बल को देखा होगा, प्रियम्बल को पढ़ा होगा। बहुत सारे स्कूल प्रेयर्स में प्रियम्बल को पढ़ा जाता है, क्योंकि ये बेसिक फीचर्स है हमारे फोर फादर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कल्पना की थी। उन्होंने इन थॉट्स की इमेजिनेशन करी थी कि ये चीज़ें होनी चाहिए हमारे कंट्री में। नाउ वी विल डिस्कस द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा पहला भी डिस्कस किया है मैंने कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे फोर फादर्स ने, जिन्होंने इमेजिनेशन किया था कि हाँ इंडिया शुड बी लाइक दिस, उन्होंने बहुत रिसर्च करी थी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से, डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड की डेमोक्रेसी से, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज, थॉट्स लेकर आए थे और सारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफाई करके जैसा हम रख सकते हैं उस तरह से इंश्रीन किया गया है। क्या क्या सोर्सेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो नंबर 1 इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, उससे फेडरल स्कीम लाइक स्टेट होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, गवर्नर का ऑफिस ऑफ गवर्नर, कि गवर्नर होने चाहिए हर स्टेट में, जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, ये सारा कुछ 1935 के एक्ट से लिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे अभी एग्जाम होता है यूपीएससी का, जेपीएससी का, तो पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए एक, जो ये सारे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराएगा। ये 1935 के एक्ट में दिया गया, ये वहाँ से हमने उठाया है। नेक्स्ट इज कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि हमारे यहाँ स्टेट्स तो होने चाहिए लेकिन सेंटर जो अथॉरिटी होगी वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद हमने लिया है रेसिड्यूरी पावर। रेसिड्यूरी पावर का मतलब होता है ऐसे पावर्स जिस पे स्टेट रूल नहीं बना सकते, लॉ नहीं बना सकते, ये लॉ बनाने का राइट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है। तो ये सारा हमने कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट का फिनोमिना लिया है। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें स्टेट एंड सेंटर दोनों ही लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के लॉ कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ लॉ प्रिवेल करेगा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड फिर जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट भी लिया है। जॉइंट सीटिंग ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये होता है कि जब पार्लियामेंट में कोई लॉ पास होना होता है और वो मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है उसको पास होने के लिए, तो राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों की जॉइंट सीटिंग करा दी जाती है। नेक्स्ट इज़ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही हमारे कंट्री पे रूल किया है लॉन्ग टर्म के लिए, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे एक्ट्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, कि कैसे हमारा लॉ एक्ट बनेगा, कैसे किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में और वो एक्ट बनेगा। सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ डबल सिटीजनशिप नहीं है, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। हम किसी स्टेट से बिलोंग करते हो लेकिन हम इंडिया के सिटीजन है। कैबिनेट सिस्टम लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बाई कैमरलिज्म लिया गया है। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है राज्यसभा एंड लोकसभा का कॉन्सेप्ट, या फिर स्टेट में हम लोग बोले तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद का कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड बाई कैमरलिज्म। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले ही बता दिया गया कि फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया गया है। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट यहाँ से लिया गया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों? क्योंकि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, वो जब स्थिति थी फ्रांस की उस समय पे, वहाँ पे लिबर्टी के लिए लड़ाइयाँ चल रही थी, वहाँ पे थॉट्स एंड एक्सप्रेशन के इक्वालिटी की लड़ाई हो रही थी, तो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिबर्टी के आइडिया को लिया है, इक्वालिटी फ्रेटर्निटी के आइडिया को लिया है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। हमने जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, कि कब फंडामेंटल राइट किस केस में सस्पेंड किया जा सकता है। अगर नेशनल इमरजेंसी होती है, फॉर एग्जांपल वॉर हो जाता है या आर्म्ड रेबिलियन हो जाता है, मतलब आर्मी रिवोल्ट कर देती है, तो इस केस में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। ये सिनेरियो हमने जर्मनी से लिया है। रशिया, रशिया इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट लिया है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट लिया है, कि जस्टिस सोशल भी होना चाहिए, इकोनॉमिक भी होना चाहिए और पॉलिटिकल भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमने इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, कि राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होना है, ये प्रोसेस को लिया है। एंड लास्ट इज जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को लिया है। इसका मतलब होता है अगर लॉ में कोई प्रोसेस सही है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो मतलब वो प्रोसेस सही है। रूल एंड लॉ जैसे बोलते हैं
अगर उस तरह से किसी भी प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है तो वो करेक्ट है, दैट इज़ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। जो भी अभी एक्सप्लेन किए वो इस स्लाइड में है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, इरिश का मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से एंड यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। पर जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, नई नई सिचुएशंस आ रहे हैं, नए टर्म्स आ रहे हैं, नए टेक्नोलॉजीज़ आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करने की ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम। चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज अमेंडमेंट। ये पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि अमेंडमेंट क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज को हम लोग अमेंडमेंट्स बोलते हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट्स आते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाता है। अभी तक ऑलमोस्ट 104 एंड 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लागू किए जा चुके हैं। ऐसे तो अमेंडमेंट के प्रपोजल्स बहुत आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग टाइम टू टाइम अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग लोगों के लिए चेंज करते रहते हैं। दैट इज़ वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट. That's all about Indian constitution. I hope you all understood. Thank you.